Hello friends, welcome to Vigyan.Inc Academy. So today in this lecture I will be discussing about the third chapter of 10th class, and the name of the chapter is metals and non-metals. So here you can see on your screen that it's lecture number 3.1. So let's begin this eScientia series. So our lecture objectives will be, first will be how to classify materials based on their appearance, their uses, and their properties. And then we'll discuss about the physical properties of metals. And in the third part, we'll be learning about the usage of those metals based on those properties of theirs. And then we'll be discussing about the properties of the non-metals. So my name is Ajay Badoda, and let's learn these essential topics. So first of all, how do we classify elements? So the most important thing that decides the fate of the classification of materials is their use. हम उनका कहाँ यूज़ करते हैं. यहाँ आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि सबसे पहले ये, अगर आप इस पिक्चर पे ध्यान दें तो ये पिक्चर मोस्टली आप देख के ही बता सकते हैं कि ये स्टील या स्टेनलेस स्टील की रोड्स और ट्यूब्स हैं. तो जाहिर सी बात है, अपीयरेंस एक फैक्टर है कि हम मटेरियल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. दूसरा है उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़. जब हम कैरेक्टरिस्टिक शब्द का यूज़ करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक मतलब वो प्रॉपर्टीज़ स्पेसिफिकली उसी मटेरियल की हैं, एक्सक्लूसिव राइट्स है उस मटेरियल का उन प्रॉपर्टीज़ पे. देयर मे बी अदर मटेरियल्स हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टीज़, बट वो मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कहलाती हैं जब उसमें उसका इंटीग्रल पार्ट होती हैं वो प्रॉपर्टीज़. फिर हम देखेंगे कि किस तरह से हम उन प्रॉपर्टीज़ को कोरिलेट कर सकते हैं उनके यूजेस के साथ. जैसे इस पिक्चर में ही आप देख सकते हैं, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, सबसे पहले स्टील है. आप उनके अपीयरेंस से और उनके यूजेस को आप डिफाइन कर सकते हैं कि जहाँ पे हमें स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, जहाँ पे हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, चाहे वो आपको मकान बनाने में हो या फिर आपकी घर में फिटिंग करने की बात हो, तो स्टील को हमेशा प्रेफर किया जाता है. तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं जो स्टील को इसके लिए एलिजिबल बनाती हैं. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि वो जंग रोधी है, मतलब इट डोंट रस्ट सो इजीली. यहाँ देखिए, फिर आप यहाँ ग्लास है आपके पास, तो ग्लास की प्रॉपर्टी क्या है. ग्लास की प्रॉपर्टी है कि वो ट्रांसपेरेंट है पहली चीज़ तो, और उसके बाद दूसरी क्या प्रॉपर्टी है उसकी कि वो केमिकली न्यूट्रल है. तो हम उसको स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं, हम उसको जहाँ पे हमें फूड से संबंधित चीज़ें हैं वहाँ पे हम उसको यूज़ करते हैं. फिर इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, आपको वायरिंग दिख रही है, आप कलर से ही बता सकते हैं उसकी अपीयरेंस से कि ये कॉपर वायर्स हैं. तो कॉपर वायर हम कहाँ यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शंस में यूज़ करते हैं. आपके घर में जो वायरिंग है वो कॉपर वायरिंग है मोस्ट प्रोबेबली. और उसके आगे आप देखिए ये पिक्चर, जो कि अभी एनवायरमेंटलिस्ट के लिए सबसे डिसलाइक्ड मटेरियल है, इसको बोलते हैं PTFE या प्लास्टिक बोटल्स जनरल टर्म्स. तो ये प्लास्टिक बोटल्स भी आप यूज़ करते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बोटल्स, बाल्टी, दल्लू है ना, मग, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यूज़ करते हैं. फिर नेक्स्ट आप पिक्चर में देख सकते हैं रबर. तो रबर ये नेचुरल एक सब्सटेंस है जिसको हम यूजुअली प्रिवेंट के लिए जो टायर्स हैं वो बनाते हैं, तो उसमें यूज़ करते हैं. तो फिजिकल, अभी तक जो हमने बातें की वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, भाई वो कैसे दिख रही हैं और उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके आधार पे हमने उनके यूजेस की बात की. अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती क्या है, थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पिक्चर्स पे आप अगर गौर करो, पहली पिक्चर है आयरन की. आयरन में आप देखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड में ये जो है ये पोर्शन, ये रस्टेड आयरन है ना. तो रस्ट हो गया है, इस पर जंग लग गई है. और दूसरा, आपने उसको क्लीन कर दिया है. तो क्लीन कैसे करते हैं, सैंड पेपर लीजिए आप और उसको क्लीन कर दीजिए, रब कर दीजिए, वो क्लीन हो जाएगा. मतलब इनहेरेंटली या बेसिकली जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो अपीयरेंस है, वो अपीयरेंस पे हम बात कर रहे हैं. अभी जो फिजिकल प्रॉपर्टी, पहले फिजिकल प्रॉपर्टी, हम अपीयरेंस की बात कर रहे हैं. तो आयरन है वो शाइनी है,
बट जंग लगने की वजह से वो शाइनेस कई बार चली जाती है, तो हम उसको रिगेन कर सकते हैं बाई सम फिजिकल रूट और केमिकल ट्रीटमेंट से भी ये किया जा सकता है, जिसमें इचिंग एक टर्म है, आप यूज कर सकते हैं। इचिंग से भी ये एक केमिकल वे है उसको आयरन को शाइनिंग उसकी वापस लौटाने के लिए। और यहाँ देखिए दूसरी ये पिक्चर है, कॉपर की पिक्चर है, और कॉपर में लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए आप ये ग्रीन कलर का हो गया है और यहाँ एकदम शाइनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड रस्टेड है और राइट हैंड साइड आपकी क्लीन कॉपर है जो नेचुरल उसका अपीयरेंस है, उसका कलर है। तो एक और बात नोट करने की, यहाँ पे देखिए इसका रस्ट जो कॉपर का रस्ट है वो ग्रीन कलर का है और आयरन का रस्ट किस तरह का है, रेडिश कलर का है। तो मटेरियल्स की जब हम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे तो ये उन्हीं का रिजल्ट है कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जब वो रस्ट होता है तो उसका जो रस्ट है या जो ऑक्साइड लेयर है उसकी वो किस कलर की होगी, तो हर मटेरियल की अलग होती है, तो उसकी अपनी पहचान है वो। उसी तरह से आप इस पिक्चर में देखिए ये एल्यूमिनियम की कैन है, आप अच्छे से इन ब्रांड्स को पहचानते होंगे, तो ये रस्ट शटरस्टॉक से ली गई है इमेज। तो यहाँ ये रस्टेड एल्यूमिनियम कैन है जिसको यूज करके आप थ्रो कर देते हैं, और यहाँ पे ये क्लीन है। तो जाहिर सी बात है सबसे फर्स्ट इंप्रेशन हम ये कह सकते हैं कि जितने भी मेटल्स हैं वो उनकी नेचुरल फॉर्म में और जो उनकी स्टेट है वो है शाइनी, वो शाइनी है। हालांकि एटमॉस्फेयर की वजह से जैसे हमने बोला ये रस्टिंग हो जाती है। यहाँ पे आप देखिए दूसरी एक और मेटल का जिक्र है जिसको हम मैग्नीशियम बोलते हैं, तो मैग्नीशियम में भी आप देख सकते हैं ये वाली न्यू मैग्नीशियम रोड है और ये ओल्ड है जो रस्टिंग हो गया। यहाँ भी आप रस्ट का कलर देख सकते हैं, अलग कलर है। तो मेटल्स बेसिकली इन अपीयरेंस दे आर शाइनिंग, और हम इस टर्म को बोलते हैं लस्ट्रस। तो मेटल्स है जो वो लस्ट्रस होती हैं, तो लस्टर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल्स। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ये हम बात करेंगे जो फिजिकल प्रॉपर्टी नेक्स्ट वो है हार्डनेस। अब हार्डनेस में जाहिर सी बात है, यू आर वेल अवेयर कि आयरन है जो वो बहुत हार्ड है, और हमारे चारों तरफ जो भी एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज कर रहे हैं, चाहे रोड बना रहे हैं, कहीं भी यूज कर रहे हैं, तो आयरन एक हम बोलते हैं ना आयरन विल। तो जो आयरन शब्द है वो अपने आप में स्ट्रेंथ का प्रतीक है। तो जाहिर सी बात है हार्डनेस और स्ट्रेंथ ऑल्दो दे आर डिफरेंट थिंग्स बट दे आर कोरिलेटेड समवेयर। उसी तरह आप कॉपर की बात करें तो कॉपर वायरिंग हमने पहले भी देखी थी, लेकिन आप अगर एक आयरन ये रोड लें और एक कॉपर की पतली वायर लें, अगर आप देखेंगे दोनों की हार्डनेस में अंतर होता है, सेम नहीं होती है। तो कॉपर इज सॉफ्टर देन आयरन इन दैट सेंस आई से। एंड यहाँ पे एल्यूमिनियम देखिए आप, ये टिन है, घी का टिन है, इसी तरह और दूसरे भी ब्रांड्स हैं वो भी एल्यूमिनियम यूज करते हैं स्टोरेज के लिए, जहाँ पे सेफ्टी और बायो कंपेटिबिलिटी की बात आती है। तो यहाँ पे देखिए आप ये वीटा ब्रांड का है, तो ये भी अगर आप कंपेयर करें इसे आयरन से, तो आयरन मैं कहूँगा कि सबसे हार्ड है यहाँ, और फिर उसके बाद लेस जो हार्ड है वो है कॉपर आपका, और फिर उससे भी कम जो हार्डनेस है वो है एल्यूमिनियम की। और यहाँ पे एक सोडियम है, अगर आप इस पिक्चर में देखें तो इसको हम चाकू से काट रहे हैं, तो सोडियम बहुत सॉफ्ट होता है, हालांकि ये भी एक मेटल है, तो बट ये अल्ट्रा सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट कि आप इसको चाकू से काट सकते हैं। तो आप आयरन के बारे में तो ये सोच भी नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है जो हार्डनेस है वो मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड बट देयर आर एक्सेप्शंस। तो एक्सेप्शन क्या हो गया, हमने यहाँ देखा कि सोडियम, उसी तरह मैग्नीशियम है, पोटासियम है, ये भी सॉफ्ट मेटल्स हैं। तो हार्डनेस एक कैरेक्टरिस्टिक है, बट हार्डनेस वेरीज विद डिफरेंट मेटल्स। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अगली टर्म है, अगली फिजिकल प्रॉपर्टी है हम उसकी बात कर रहे हैं, वो है मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी क्या है? अब आपने शायद ये स्ट्रक्चर आपने कहीं देखा हो, बस में जब आप चढ़ते हैं तो बस में फ्लोर जो होता है, फ्लोरिंग, वो करीब करीब इस तरह की होती है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मेटल्स की कि हम मेटल्स को शीट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो शीट फॉर्म में द एबिलिटी टू कन्वर्ट इनटू शीट फॉर्म, द एबिलिटी टू कन्वर्ट इनटू शीट्स, ये जो उनकी प्रॉपर्टी है इसको हम बोलते हैं मेलिबिलिटी। तो जहां मेटल्स को हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको मेलिबिलिटी कहेंगे। तो आयरन है, आयरन तो आप देख सकते हैं जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जाते हैं, अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स को देखें मोस्टली वो आयरन के होते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं इस सरिये को, इसको हथौड़ी से मार के और इसको फ्लैटन किया जा रहा है या शार्पन किया जा रहा है। तो आयरन को
आयरन इजीली मेलिएबल है। और उसी तरह आप देखें कि ये तीनों मेटल्स आपने अच्छे से नाम सुना होगा, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। तो तीनों, पहली चीज़ तो इनकी वैल्यू कि गोल्ड की वैल्यू, गोल्ड महंगा है, और फिर उसके बाद सिल्वर है, उसके बाद ब्रॉन्ज है। ये तो एक वे है सोचने का। दूसरा वे ये है कि जो मेलिएबिलिटी है, गोल्ड की मेलिएबिलिटी बहुत हाई है, मतलब गोल्ड को ईजिली हम सीड्स में कन्वर्ट करते हैं। उसके सेकंड नंबर पे सिल्वर की है, और फिर ब्रॉन्ज है। ब्रॉन्ज क्या होता है? ब्रॉन्ज होता है जिंक और कॉपर का मिक्सचर, जिंक और कॉपर का मिक्सचर, और इसको साइंटिफिक टर्म में अलॉय बोलते हैं। तो ये क्योंकि कॉपर भी मेलिएबल है, सॉफ्ट मेटल है, जिसे हमने पहले भी सीखा, तो तीनों ये सॉफ्ट मेटल्स हैं। इस वजह से हम इनको तमगे बनाते हैं इनके, या हम इनकी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपके मेडल्स बनाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं कॉपर के ऊपर। कॉपर भी बहुत मेलिएबल है। आपने ट्यूबिंग्स देखी होंगी जहाँ पे हीट, बेसिकली अगर आपने ट्यूबिंग देखी हो अपने एयर कंडीशंस में, तो वहाँ पे ट्यूबिंग है वो मोस्टली कॉपर की होती है। तो कॉपर भी मेलिएबल है। और स्टील की तो हमने बात की है। स्टील बेसिकली क्या है? आयरन का ही अलॉय है। तो आयरन को अलॉइंग करके उसकी कार्बन के साथ हम स्टील में कन्वर्ट करते हैं। तो मेलिएबिलिटी क्या हो गया? एबिलिटी टू कन्वर्ट इनटू शीट्स। सो दिस इज वन अनदर फिजिकल प्रॉपर्टी दैट डिस्टिंग्विश मेटल्स फ्रॉम अदर मटेरियल्स। देन नेक्स्ट इज डक्टिलिटी टर्म है। डक्टिलिटी क्या होता है? द एबिलिटी टू कन्वर्ट metals into wires। अब वायर्स वो अलग अलग तरह से यूज हो सकती हैं। पहली पिक्चर में देख रहे हैं आयरन की वायर्स हैं, ये बाउंड्री वॉल के तरीके से यूज हो सकती हैं। तो बेसिकली देश को बांट देती हैं। ये डक्टिलिटी है जो आयरन की है ना, मजबूत आप दीवार उसको खड़ी कर सकते हैं आयरन की। तो मेलिएबिलिटी क्या है कि हम उसमें से वायर्स ड्रा कर सकते हैं, हम उसमें से उसको इतना पतला बना सकते हैं आयरन की जो रोड्स हैं कि वो वायर की फॉर्म में आ जाए। इधर आप देख सकते हैं गोल्ड है, गोल्ड भी बहुत डक्टाइल है मटेरियल। तो आप ये बप्पी लहरी जी हैं और ये गोल्ड के बहुत शौकीन हैं। तो कहते हैं कि इनका जो वजन है उसका करीब करीब हाफ तो ये गोल्ड पहनते हैं। तो क्यों? गोल्ड मेलिएबल है और इसी वजह से हम इसका आभूषण बना पा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि एक तोला जो सोना होता है, मतलब एक तोला कितना होता है? लगभग 10 ग्राम को आप एक तोला बोलते हैं, ठीक है। आयरन इतना डक्टाइल है कि एक एग्जांपल देता हूँ, नॉट आयरन, द गोल्ड इज सो डक्टाइल कि आप उसके छोटे छोटे, मतलब आप आभूषण अगर देखेंगे स्त्रियों के या पुरुषों के जो सोने के आभूषण, तो बहुत पतली पतली वायर होती हैं। तो ये जो गोल्ड है ये बहुत बहुत डक्टाइल है, और इतना डक्टाइल कि एक मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर 1 ग्राम गोल्ड आप लें और उसको वायर में कन्वर्ट करना चाहें, तो करीब करीब आप 2 किलोमीटर की वायर उसमें से ड्रा कर सकते हैं। तो इतना ज़्यादा डक्टाइल है। इधर आप ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये प्लेटिनम की पिक्चर है, और प्लेटिनम भी गोल्ड की तरह बहुत डक्टाइल है। तो प्लेटिनम मेश यूज़ करते हैं बिल्कुल छोटे, जहाँ पे छोटे कंपोनेंट्स को स्टडी करना होता है, जैसे साइंटिफिक स्टडी में, तो प्लेटिनम वहाँ पे बहुत यूज किया जाता है। उसकी वजह 2 हैं। एक तो वो केमिकली बहुत न्यूट्रल है, जैसे गोल्ड है। गोल्ड भी बहुत केमिकली बहुत न्यूट्रल है, आपको वो रिएक्ट नहीं करता है शरीर के साथ। और दूसरी बात, वो इजीली एक्सट्रैक्टेबल है इनटू द फॉर्म ऑफ द वायर्स। सो डक्टाइलिटी, तो ये एक अनदर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम अदर मटेरियल्स। ये पिक्चर मैंने एनसीईआरटी बुक से ली है। तो यहाँ देखिए, एक हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं घर पे। आपने एक स्टैंड लिया, उस स्टैंड के ऊपर आपने एक ये मेटल रोड यहाँ पे इस तरह से होल्ड कर दिया। अब ये लैब का सेटअप दिखाया गया। आप इसे घर पे करना चाहें तो थोड़ा सा जुगाड़ के तरीके से आप इसको किसी और तरीके से पकड़ सकते हैं। तो आप रोड लीजिए एक मेटल की, और उसके नीचे यहाँ पे एक बर्नर लगाइए, यहाँ मोमबत्ती भी लगा सकते हैं आप। और दूसरे सिरे पे आप क्या कीजिए, वैक्स के साथ, वैक्स मतलब जो मोमबत्ती है, मोमबत्ती को पिघला के जो वैक्स है, उसके साथ आप एक पिन, जो पिन आप छोटी सी ऑल पिन हो गया या कोई भी हल्की सी पिन, आप उस वैक्स के साथ उस रोड से इस सिरे पे चिपका दीजिए, ठीक है, फ्री एंड पे। फिर आप कीजिए कि थोड़ी देर के लिए मोमबत्ती छोड़ दीजिए ऑन, और या बर्नर, कोई भी लैंप, कुछ भी आप जो भी यूज़ करें उसे हीटिंग के लिए। तो आप थोड़ी देर में देखेंगे कि पहली चीज़ तो
मोमबत्ती वहाँ लगाने से मेटल की जो रोड है वो बर्न नहीं होगी। पहली चीज़ तो, पहली ऑब्जर्वेशन तो ये देखेंगे, इट डोंट बर्न, है ना, बर्न नहीं होती है वो। और दूसरी चीज़ क्या देखेंगे कि वो हीट होना शुरू हो जाती है। ऑब्वियसली बात है कि मेटल रोड की जगह यहाँ कोई और प्लास्टिक होता है या कागज़ होता तो वो जल जाता, बट मेटल रोड जलती नहीं है मोमबत्ती की। हालांकि इट कैन बर्न बट इट नीड हायर टेम्परेचर्स। तो क्या होती है, वो हीटिंग चालू उसकी हो जाती है। तो जैसे हीटिंग चालू होती है तो हीटिंग, आप हीट तो यहाँ पे कर रहे हैं, इस पोजीशन पे कर रहे हैं, बट हीटिंग धीरे धीरे हर जगह स्प्रेड हो जाती है। तो जब हीटिंग यहाँ पे पहुँचती है, जाहिर सी बात है, क्या थोड़ी देर में क्या देखेंगे आप, जो वैक्स है वो पिघल जाएगा और ये पिन है आपकी, ये नीचे गिर जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेटल्स हैं वो हीट को एक जगह से, मतलब एक पोर्शन से, अपने एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में ट्रांसफर करने में कैपेबल हैं। सो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। हम ये कह सकते हैं मेटल्स के बारे में। तो ये इनकी एक बड़ी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि वो गुड कंडक्टर हैं हीट के। और ये इनकी इस आधार पे बहुत सारी एप्लीकेशंस हम यूज करते हैं। आपके जो आसपास जितनी भी चीज़ें, आप अगर थोड़ा सा मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, सर्दियों में आप अगर किसी लोहे की या सिल्वर की चेयर के ऊपर बैठेंगे तो आपको महसूस होगा, और इन कंपैरिजन टू वहाँ लकड़ी या पत्थर कोई रखा है उस पर बैठेंगे तो आपको फील होगा कि वो बहुत ज़्यादा ठंडी है। और इसी तरह अगर आप कहीं धूप में बैठे हैं और आप लकड़ी की एक चेयर है और दूसरी तरफ आपके पास लोहे की चेयर है या और मेटल की चेयर है, तो आप देखेंगे कि उनमें जो हीट है वो जो मेटल वाली चेयर है वो ज़्यादा हॉट होगी। तो जाहिर सी बात है कि वो जो हीट को एक जगह से दूसरी जगह, मतलब उसको कंपोज भी करके अच्छे से रखते हैं, मतलब डिसिपेट भी इतने आसानी से। तो अच्छे कंडक्टर हैं वो हीट के, बेसिकली ये पॉइंट है। उसी तरह हीट के अच्छे कंडक्टर होने की वजह से उनकी एप्लीकेशंस आपकी किचन में आप देख सकते हैं। तो जितने भी कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, आपके बर्तन हैं, वो एसएस का मतलब होता है स्टेनलेस स्टील, है ना, स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील इसलिए यूज किया जाता है कि पहली बात तो पानी की वजह से इस पर दाग नहीं पड़ते हैं, ठीक है। और स्टेनलेस कैसे बना जाता है वो एक अलग स्टोरी है, आप अलग से हम कभी डिस्कस कर सकते हैं कि आयरन है, कार्बन है, स्टील है, उसको स्टेनलेस बनाने के लिए उसमें एक कंपोनेंट डालना होता है, उसको बोलते हैं क्रोमियम। तो क्रोमियम अगर आप ऐड कर देंगे तो स्टील स्टेनलेस नहीं करना। हालांकि क्रोमियम भी कितना डालना है वो भी एक अलग चीज़ है। तो आप देखेंगे कि आपका जो कुकर है, रसोई में कुकर है या और के कुकिंग के बर्तन हैं जहाँ पे हीट पे, वो चूल्हे पे रखे जाते हैं, हीटिंग की जाती है उनकी, तो वहाँ मोस्टली वो मेटल्स पे होते हैं। तो फ्राइंग पैन हो सकते हैं वो एल्यूमिनियम के। हालांकि एल्यूमिनियम के फ्राइंग पैन हेल्थ के लिए अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि उनकी जो बायोडिग्रेडेबल, मतलब उनकी जो बायो कंपेटिबिलिटी है आपकी बॉडी के साथ, वो ठीक से नहीं होती। तो अगर आप देखेंगे कि चाय के जो बर्तन हैं वो चाय उबाली जाती है, पर्टिकुलरली इन साउथ इंडिया, तो उसमें क्या रहता है कि जो कॉपर है वो बेसिकली यूज किया जाता है फूड के लिए, क्योंकि कॉपर एक माइक्रो न्यूट्रिएंट भी है बॉडी के लिए। तो आप उसे यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है एक न्यूट्रिशन भी आपको मिलता है, although it is very very low but it is an essential nutrient for the body। तो कॉपर के यूटेंसिल्स यूज किए जाते हैं। हालांकि कुकर और इसमें फ्राई पैन्स में इकोनॉमिक्स है जो वो हेल्प ज़्यादा मैटर करती है, इकोनॉमिक्स की वजह से कि ये सस्ते होते हैं, इस वजह से लोग एल्यूमिनियम या स्टील को यूज़ करते हैं। अदरवाइज कॉपर आर द बेस्ट यूटेंसिल्स टू यूज इट। हालांकि उनकी भी जो थर्मल कंडक्टिविटी हम बोलते हैं, तो बेसिकली इनको मेटल्स को यूज करने का किचन में क्या है, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो थर्मल कंडक्टिविटी। और थर्मल कंडक्टिविटी हर मेटल की अलग अलग होती है, ऐसा नहीं कि सभी मेटल्स की थर्मल कंडक्टिविटी एक जैसी है। तो डिपेंडिंग ऑन उनकी कितनी है, रिलेटिवली उनकी एप्लीकेशंस भी अलग अलग होती हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए, एक और ये भी मैंने एनसीईआरटी बुक से लिया है एग्जांपल। अगर आप इस तरह से एक बैटरी लें, बैटरी मतलब 9 वोल्ट की बैटरी या सेल जो आप यूज करते हैं उसको इस तरह से रखें और उसका एक सिरा कनेक्ट कर दें आप एक छोटे से बल्ब से, ये 0 वाट का बल्ब ले सकते हैं आप, छोटा कोई भी बल्ब जो आपको सिग्नल दे सकें। फिर आप इसको कनेक्ट कर दीजिए वायर से, जाहिर सी बात है, और कनेक्ट करने के बाद एक यहाँ आपने स्विच लगा लिया है, इधर से एक एज यहाँ मान लिया, ये प्लस और माइनस होंगे, एक जगह प्लस होगा एक जगह माइनस होगा, तो दूसरे छोर से आप इधर से ये ए और बी आपने 2 क्लिप्स लगा दी। अब यहाँ पे अलग अलग सैंपल्स डाल के देखिए,
तो पहले अगर आप यहाँ पे एक आयरन का कोई पीस रखेंगे, कोई वायर रखेंगे, और दूसरे पे आप अगर यहाँ पे कोई रबर का पीस रखेंगे, तो आप देखेंगे कि जब आपने यहाँ रबर का पीस फिट किया, यहाँ पे कोई छोटा सा पीस हो सकता है, जहाँ पे ये दोनों एंड आप कनेक्ट कर सको, स्विच आपने ऑन कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बल्ब जलेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो रबर है वो इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट नहीं करता है, वो उनको पैसेज नहीं देता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स पास नहीं हो सकते हैं। बट रबर की बजाय अगर आप यहाँ पे आयरन रखेंगे, आयरन का कोई वायर रखेंगे, या फिर स्टील का कोई वायर रखेंगे, कोई भी मेटल, कॉपर भी रख सकते हैं आप, डिपेंडिंग ऑन कौन सी मेटल आपके पास अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप रखेंगे तो देखेंगे बल्ब तुरंत ऑन हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि जो बैटरी है, बैटरी में जो पावर है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो फ्लो करेंगे थ्रू दैट आयरन कॉपर, वो कंडक्ट होके कहाँ तक? दोनों एंड से वो बल्ब तक पहुँच जाएंगे, ठीक है, तो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? जो मेटल्स हैं, जो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स, और वो इसलिए होता है एक्चुअली, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर इसलिए अच्छे हैं कि उनकी जो एटॉमिक अरेंजमेंट है वो इस तरह से होती है कि मेटल्स के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो अवेलेबल होते हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, है ना। अब ये जो मेटल्स, हालांकि सभी मेटल्स गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन जो उनकी कंडक्टिविटी है वो वेरी करती है। तो सबसे अच्छा जो माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर वो है कॉपर है, उसके बाद स्टील या आयरन हो सकता है, ठीक है, और उसके बाद एल्यूमिनियम है। तो बेसिकली ये एक कंडक्टिविटी की आप ग्रेडिंग कर सकते हैं यहाँ पे, कौन सा मेटल इलेक्ट्रिसिटी का कितना अच्छा कंडक्टर है। तो बेसिकली आप देखेंगे कि आपके घर में अगर एयर कंडीशन है या कोई ऐसा अप्लायंस है जहाँ पे वायरिंग है जो वो एल्यूमिनियम की है, ठीक है, तो उसकी जो कॉस्ट है, क्योंकि एल्यूमिनियम सस्ता है तो कॉस्ट तो उसकी कम होगी, बट अगर एसी की ही मैं बात करूं तो एयर कंडीशन अगर उसकी वायरिंग एल्यूमिनियम की है उसमें, तो उसकी कॉस्ट कम, सस्ता मिल जाएगा आपको वो। लेकिन और कॉपर वाला बेसिकली आपको कॉस्ट महंगी पड़ेगी, ठीक है, कॉपर वाले की कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी आपको। लेकिन आप इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर देखें, जो कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि एल्यूमिनियम कॉपर से कम कंडक्टिविटी है उसकी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो जाहिर सी बात है वो हीटिंग, एक हीटिंग होती है जब उसमें से करंट पास करता है, ये हम फर्दर हम पढ़ेंगे आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ आई करंट है, टी टाइम है, आर रेजिस्टेंस है। कम कंडक्टिविटी होने का मतलब ये है कि आर की वैल्यू जो है एल्यूमिनियम के लिए, आर है जो रेजिस्टेंस हम इसको बोलते हैं, जो एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस है वो कॉपर के रेजिस्टेंस से ज़्यादा है। अब रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है हीट ज़्यादा जनरेट करेगा, हीट ज़्यादा जनरेट करेगा, तो इसका मतलब क्या है? वो हीट ज़्यादा, इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो अगर आपके पास कॉपर की वायरिंग का एसी है तो आपका जो बिल है वो कम होगा, है ना। इनिशियल कॉस्टिंग हो सकता है उसकी ज़्यादा हो, बट फॉर द लॉन्ग रन, क्योंकि एक दो दिन के लिए तो एसी आप यूज़ नहीं करते हैं, है ना, तो लॉन्ग रन में जब आप कॉपर वायर्ड अप्लायंस को, ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को यूज़ करेंगे तो आपकी बिलिंग बहुत कम आएगी, इलेक्ट्रिक बिल है जो बहुत कम आएगा, बट एल्यूमिनियम बहुत हैवी बिल आएगा। तो आप सोच सकते हैं कि कौन सा प्रेफरेबल है। फिर ऑब्जर्वेशन देखिए कुछ अपने चारों तरफ, आप देखेंगे कि जो स्कूल बेल्स हैं मोस्टली वो ना तो लकड़ी की बनी होती हैं और ना ही वो प्लास्टिक की बनी होती है, या मतलब रबर की बनी होती हैं, वो मोस्टली मेटल्स की बनी होती हैं, है ना। और मेटल्स में भी मोस्टली आयरन की, क्योंकि आयरन सस्ता है। आप कॉपर और गोल्ड की तो जो रिंगिंग बेल है स्कूल में नहीं बना सकते। तो बेसिकली क्या होता है, जो मेटल्स हैं, पर्टिकुलरली आयरन की अगर मैं बात करूं, तो वो जब भी किसी हार्ड सरफेस को स्ट्राइक करते हैं, हार्ड सरफेस कोई भी आएगा, ठीक है, तो वो क्या करती हैं? साउंड प्रोड्यूस करती हैं, तो उनको बोलते हैं सोनोरस, सोनोरोसिटी, है ना, सोनोरस। तो मेटल्स क्या है? वो बेसिकली सोनोरस हैं, तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब भी उनको हिट किया जाता है किसी हार्ड सरफेस पे। हार्ड सरफेस से, जैसे आप लोहे से लोहा टकराएंगे तो आवाज़ तो निकलेगी, है ना, तलवारें टकराती हैं तो आवाज़ होती है, ठीक है।
लेकिन नॉन मेटल्स के साथ, सभी मेटल्स के साथ ऐसा, मेटल्स का है ये करेक्टरिस्टिक, बट सभी मेटल के साथ ऐसा नहीं होता है। तो ये भी एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। जब हम करेक्टरिस्टिक की बात कर रहे थे तो दीज आर एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ दोज मटेरियल्स, जो मेटल के केस में। इसी तरह आप देखेंगे कि जो आपके घर में अगर आप वायरिंग देखें तो वहाँ पे पीवीसी, पीवीसी मतलब प्लास्टिक, है ना, प्लास्टिक या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड या प्लास्टिक है, वो अच्छा कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का। नॉट नॉन इट डोंट नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो जाहिर सी बात है, अगर नीचे की मेटल वायर में करंट फ्लो कर रहा है और आपने ऊपर उसके हैं, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपस में टच कर जाएं तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो इस सब से बचने के लिए हम उसके पीवीसी कोटिंग करते हैं। तो देखिए, करेक्टरिस्टिक जो प्रॉपर्टी है मेटेरियल की, उसका जो यूजेज है उसको डिफाइन करती है। तो रबर कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का, तो इस वजह से हम उसकी कोटिंग तैयार करते हैं मेटल वायर्स के ऊपर। उसी तरह ये बात हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि अगर आपके घर में एसी आपको लेना है तो आप कौन सा एसी प्रेफर करोगे? आप एल्यूमिनियम का एसी प्रेफर करोगे या फिर कॉपर वायरिंग वाला एसी प्रेफर करोगे? तो ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है, ये डिपेंड करता है आप किस चीज़ को इनिशियली कंसिडर करते हैं। आप खुद के लिए ले रहे हैं या फिर दूसरे के लिए ले रहे हैं। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसमें अगर मैं इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करूं तो टेक अवे सबसे पहला पॉइंट है कि आपका जो मेटल्स हैं वो लस्ट्रस होती हैं, मेटलिक लस्टर, और मेटल लस्टर अगर उसमें जंग लग गया है या अगर लस्ट्रस नहीं दिख रही है मेटल, तो अगर आप उसको सिंपली सैंड पेपर से आप उसको रब कर देंगे तो दोबारा से उसकी जो चमक है वो वापस आ जाएगी। तो मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस इन देयर नेचुरल स्टेट, है ना, लेकिन कोरोड होके या उनके ऊपर जंग लग के उनका जो कलर है या जो शाइननेस है वो चली जाती है। अच्छा, मेटल्स आर जनरली हार्ड, लेकिन कुछ हमने एक्सेप्शंस की बात की, जैसे सोडियम है, आपका पोटासियम है, मैग्नीशियम है, ये सॉफ्ट मेटल्स हैं, लेकिन जनरली बाकी जो मेटल्स हैं वो हार्ड होती हैं। अच्छा, ये हार्डनेस, हालांकि सभी हार्ड हैं बट ये वेरी करती है ना। आयरन ज़्यादा हार्ड है, फिर कॉपर उससे कम हार्ड है, फिर एल्यूमिनियम देखें आप, उससे कम हार्ड है तो सॉफ्ट है। आप देखेंगे एल्यूमिनियम की आपके आसपास घर में अगर फिटिंग है तो आप उसको इजीली बेंड कर सकते हैं, बट आयरन की रोड या आयरन के सरिये को आप इस तरह से नहीं कर सकते, है ना। उसके बाद सम मेटल्स कैन बी मेड इनटू थिन शीट्स, यहाँ पे थिन शीट्स बना सकते हैं आप। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? हम इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलिएबिलिटी। मेलिएबल है वो, है मेलिएबिलिटी। तो मेलिएबल हैं तो उनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरह सम मेटल्स कैन बी बेंड इजीली, तो जब उनको बेंड कर सकते हैं तो जैसी बात है, बेंडिंग करेंगे तो आप उनकी क्या बना सकते हैं? वायर्स बना सकते हैं, है ना, और उनको उनकी क्या कर सकते हैं आप? ट्यूब्स बना सकते हैं। तो ये भी उनकी एक प्रॉपर्टी है, वो मेलिएबिलिटी का ही पार्ट है, ठीक है। तो जैसे कॉपर की आपने पाइपिंग देखी है, पाइप्स देखी। और जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो उसका बहुत सारा यूज मेटल्स का होता है जिसके आधार पे, वो है डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, है ना। और जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस की प्रॉपर्टीज़ हैं या जो उनकी एप्लीकेशंस हैं, तो मेटल्स की डक्टिलिटी के आधार पर तय होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। तो मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी, उनको हम शेप दे सकते हैं अलग अलग, और उनकी उन शेप के आधार पर उनका यूजेज हो सकता है। तो यूजेज से हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि इन एप्लीकेशंस में तो मेटल्स ही शूट करेंगे, क्योंकि वो वाली शेप आप लकड़ी से नहीं दे सकते, वो वाली शेप आप रबर से नहीं दे सकते। तो ये सब चीज़ें, और वो एप्लीकेशन, पर्टिकुलर एप्लीकेशंस आप मेटल्स की इन प्रॉपर्टी के आधार पे
सिर्फ उनकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के आधार पे से आप यूज कर सकते हैं उनको। फिर है, हमने देखा कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हमने वो एक्सपेरिमेंट करके देखा कि आपने एक रोड के नीचे मोमबत्ती जलाई और दूसरे एंड पे हीट पहुंच गई, कंडक्ट कर दिया उसने, तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी मेटल्स इक्वली गुड कंडक्टर्स हैं। कुछ मेटल्स हैं जो हीट के अच्छे कंडक्टर नहीं हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मरकरी, इट्स नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये लेकिन मेटल है, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं कि उनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं बहुत हाई होते हैं मेटल्स के। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। तो आप जनरली घर में आप आयरन की किसी रोड को मेल्ट नहीं कर सकते, है ना, और उसके लिए आपको भट्टी चाहिएगी या फिर इंडस्ट्रियल स्केल की जो हीटिंग है कैपेसिटी वो चाहिएगी, ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन सभी मेटल्स का नहीं है, यहाँ भी एक्सेप्शंस हैं, मैं बताऊँगा एक्सेप्शंस। उसके बाद मेटल्स हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, बट ये कंडक्टिविटी है ये वेरी करती है, द स्केल वेरीज, बट मोस्ट ऑफ देम आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर है जो कंडक्टिविटी, जैसे मैंने पहले बताया, एल्यूमिनियम और कॉपर के आप कंपेयर करेंगे तो कॉपर इज वेरी मच कंडक्टिव, बहुत हाई कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बट एल्यूमिनियम की उससे कम है रिलेटिवली, और वो एप्लीकेशन भी हमने देखी थी। अब एक एग्जांपल है, ये भी एनसीईआरटी का एग्जांपल है। अगर हम बात करें, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। हमने बात किया था ना, जो मेटल्स हैं वो मोस्टली रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में हैं। आप अपने आसपास जितने मेटल देखेंगे उनमें हमने जो अभी तक नाम लिए हैं, एल्यूमिनियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है, सोडियम है ना, और एल्यूमिनियम है और कॉपर है। तो ये सभी मेटल्स रूम टेम्परेचर मतलब 27 डिग्री सेल्सियस। रूम टेम्परेचर ऐसा नहीं है कि आपका रूम टेम्परेचर साउथ अफ्रीका में तो रूम टेम्परेचर कुछ होगा, रशिया में जाओगे तो रूम टेम्परेचर कुछ होगा। तो रूम टेम्परेचर का मतलब होता है 27 डिग्री सेल्सियस। तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर सॉलिड्स। एक्सेप्शन क्या है यहाँ, तो ये लिक्विड जो है रूम टेम्परेचर वो है मरकरी, Hg से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, मरकरी। इसको हिंदी में पारा भी बोलते हैं, पारा। अच्छा, गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल विच कैन इजीली कट विद ए नाइफ। हमने पिक्चर भी देखी थी पीछे, तो क्या है वो, सोडियम, Na से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, सोडियम है। इसी तरह दूसरी भी सॉफ्ट मेटल्स हैं, उनमें मैग्नीशियम है, पोटासियम है, तो आप इनको भी नाइफ से कट कर सकते हैं। उसी तरह से बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन सी मेटल है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है आपकी, हमने बात की थी कॉपर। और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कौन सी है, वो भी आपकी मरकरी है ना, जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, तो हीट की पुअर कंडक्टर है। इसी वजह से, इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो मरकरी है उसको हम यूज करते हैं थर्मोमीटर्स में, ठीक है। थर्मोमीटर्स में उसके पुअर कंडक्शन ऑफ हीट के जो टेम्परेचर है वो कितना भी राइज हुए है, लेकिन जो मरकरी है उसका जो, हाँ, लेकिन एक चीज़ है जो थर्मल कोफिशिएंट है, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, वो एक टर्म है, वो आपके सिलेबस से बाहर है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन वो एक फैक्टर है जो इसकी मरकरी की एप्लीकेशन थर्मोमीटर्स में वो भी रूल करता है उसको, ठीक है। अब बात करते हैं, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलेबल एंड डक्टाइल। तो मेलेबिलिटी क्या है, द एबिलिटी टू कन्वर्ट मेटल्स इनटू थिन शीट्स इज मेलेबिलिटी, और डक्टिलिटी क्या है, द एबिलिटी ऑफ metals to be drawn into wires is called ductility। और डक्टाइल के हमने एग्जांपल भी किए। अब बात आती है नॉन मेटल्स की। आप इन तीन तस्वीरों को देखिए, है ना, और तीनों तस्वीरों में अगर आप सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी, अगर मैं बोलूं कि इन तीनों पिक्चर्स में कुछ सिमिलरिटीज भी हैं और डिसिमिलरिटीज हैं, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए, ये अगर आपको पेंसिल का जो टिप है, पेंसिल का टिप क्या होता है आपका, ग्रेफाइट, क्या बोलते हैं उसको, ग्रेफाइट। और ये शायद आप देख के ही अंदाजा लगा सकते हैं, ये इसको काला सोना बोलते हैं, कोयला, कोल। और ये मोस्ट प्रोबेबली आप पहचान जाएंगे इसको भी, तो ये है आपका डायमंड। अगर आप देखें, तीनों ये बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। जो ग्रेफाइट है वो बहुत सॉफ्ट होता है, आप उसको अपनी पेंसिल को आप
शार्प कर सकते हैं, है ना, छील सकते हैं पतले से, उससे चाकू से छील सकते हैं, किसी भी तरीके से, मतलब बहुत सॉफ्ट होता है ना। तो ग्रेफाइट क्या है, सॉफ्ट है। अच्छा, जो कोयला है वो उससे हार्ड है, थोड़ा सा हार्ड है। और जो डायमंड है वो नेचुरली अकरिंग, जो हमें अभी तक का नोन है, जो नेचुरली नोन हार्डेस्ट मटेरियल है अर्थ का, हार्डेस्ट मटेरियल डायमंड। तो ये तो होगी इनके बीच में डिसमिलरिटीज, ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, थोड़ा उससे हार्डर है ना, और ये हार्डेस्ट है, हार्डेस्ट डायमंड। तो लेकिन अगर मैं बोलूं ये तीनों मटेरियल एक ही मटेरियल से हैं, एक ही एलिमेंट है, तो इनके पीछे है कार्बन। तो ग्रेफाइट भी कार्बन की ही फॉर्म है, कोल कार्बन की ही फॉर्म है, और डायमंड भी कार्बन की ही फॉर्म है। तो क्योंकि कार्बन अलग अलग फॉर्म में है तो इनको बोलते हैं एलोट्रोप्स। दीज आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रोपी कार्बन की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि अंडर डिफरेंट कंडीशंस जो कार्बन है, कार्बन की जो बॉन्डिंग है उसकी नेचर इस तरह से होती है कि उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत डिस्टिंक्ट होती हैं। तो डायमंड अगर आपने सुना हो तो मोस्टली डायमंड्स हैं वो वोल्केनिक एरप्शंस में बाहर आते हैं। तो वोल्केनिक एरप्शन में आते हैं, जाहिर सी बात है वो अर्थ में बहुत नीचे होते हैं। और नीचे क्या होता है फिर, अर्थ के अंदर बहुत हाई टेम्परेचर होता है ना, और क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो ड्यू टू प्रेशर एंड टेम्परेचर द नॉर्मल कार्बन दैट वाज कोल, और आई मस्ट से जो कार्बन है वो जीवित जितने भी हमारे आसपास चीज़ें हैं सबका पार्ट है, एक मेजर कंपोनेंट है कार्बन। तो उसको बहुत हाई प्रेशर और बहुत हाई टेम्परेचर अगर मिल जाए, उसको एक्सप्रेस किया जाए, जैसे अर्थ में जो मिलियंस ईयर्स पहले जो वनस्पति थी, जो पेड़ पौधे थे, वो दब के तो वो डायमंड्स बन जाते हैं। ठीक है, तो एलोट्रोप्स डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ कंडीशंस द एलिमेंट हैज गॉन थ्रू, तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। लेकिन केमिकली अगर आप देखें तो इनका जो कंपोजिशन है वो सेम कार्बन है। और डायमंड है वो बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका, है ना, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, बहुत हाई होते हैं। लेकिन कोयले में तो ऐसा नहीं है, कोयला तो आप जलाते हैं, यूज़ करते हैं। उसी तरह ये जो ग्रेफाइट है ये भी आप यूज़ करते हैं। तो बेसिकली नॉन मेटल्स हैं, उनकी भी प्रॉपर्टीज़ कॉमन नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो भी एक ही, हमने देखा एक ही नॉन मेटल में कार्बन है जो, तो उसमें ही इतनी वेरिएशंस हैं। तो अगर आप इस पीरियोडिक टेबल को थोड़ा, मेंडलेस पीरियोडिक टेबल को थोड़ा देखें तो ये जो कलर है लाइट ब्लूइश कलर है, ये कलर यहाँ है ना, फिर उसके बाद ये वाला यहाँ इस सेक्शन में आ गया है ना, ये जितना भी ब्लूइश ये कलर एलिमेंट्स हैं जिनके नाम अगर मैं पढ़ूँ तो हाइड्रोजन हो गया, हीलियम है ना, ये हो गया C4 कार्बन, N4 नाइट्रोजन, O4 ऑक्सीजन, F4 फ्लोरीन, नियोन है ना, फॉस्फोरस, सल्फर है ना, क्लोरीन, आर्गन, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन, आयोडीन, जिनोन एंड रेडॉन, ये सभी के सभी नॉन मेटल्स हैं। और ये जितने भी आप इस कलर में देख रहे हैं, इस कलर में, इस सेक्शन में देख रहे हैं, ये सभी क्या हैं, मेटल्स हैं। लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, देन पोटाशियम, कैल्शियम, आप देख सकते हैं ये लाइन से, तो ये सभी मेटल्स हैं। और इसी तरह जो नीचे वाली रो है वो भी सभी मेटल्स हैं। हालांकि उनकी प्रॉपर्टीज सबकी अलग अलग हैं। इन बीच वालों को सबको ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, है ना, और इनको रेयर अर्थ बोलते हैं, पहले वाले जो सेक्शंस हैं। तो मेटल्स हैं सभी, सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। लेकिन और ये जो ब्लूइश, अच्छा फिर ये पीरियोडिक टेबल में, वैसे पीरियोडिक टेबल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सेपरेटली, बट ब्लूइश हो गए नॉन मेटल और ये हो गए मेटल्स। तो ये बीच में जो बाउंड्री पे बच गए, बोरोन है, सिलिकॉन है, फिर ये जर्मीनियम है, और ये एंटीमनी है, टेलुरियम है ना। तो ये सभी हैं, ये ना तो ये मेटल्स हैं और ना ही ये नॉन मेटल्स हैं एक्चुअली। तो इनका मिक्स प्रॉपर्टी होती है। इनको एक टर्म होती है सेमीकंडक्टर्स। क्या है? सेमीकंडक्टर्स। क्योंकि मेटल्स को हम कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर हैं तो हम कंडक्टर के तौर पे जाते हैं। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं हैं। आल्दो हमने पिछले वाले एग्जांपल में देखा था, यहाँ अगर देखें तो जो ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है ना, और लेकिन डायमंड एक बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है,
बैड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर, ठीक है। सेम ही मटेरियल है बट उनकी फिजिकल फॉर्म अलग होने की वजह से वो प्रॉपर्टी, तो एक्सेप्शंस होती रहती हैं, ऐसा नहीं है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये जो एलिमेंट्स हैं हम उनको एक एक करके देखेंगे क्या होते हैं। तो कार्बन, नाइट्रोजन, हम नॉन मेटल्स की बात करें तो बेसिकली जो मेजर एग्जांपल्स अगर मैं दूं तो कार्बन हो गया आपका, है ना, C4 कार्बन, S4 सल्फर, I4 आयोडीन, है ना। आयोडीन तो आपने सुना होगा, आयोडीन नमक, है ना, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। तो अगर आप देखें तो कार्बन है वो सॉलिड है ना। यहाँ पे सल्फर है वो भी मोस्टली सॉलिड है, आयोडीन है वो भी सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस है और इसी तरह हाइड्रोजन गैस है। तो नॉन मेटल्स मोस्टली वो क्या होते हैं, या तो सॉलिड होते हैं या फिर वो गैसियस फॉर्म में होते हैं, एक्सेप्ट दिस ब्रोमीन। ब्रोमीन है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ब्रोमीन को छोड़ के, तो अगर आप देखें ये पहला जो पिक्चर है ये आपको किसकी याद दिलाती है, हाइड्रोजन गैस के गुब्बारे हैं। ये क्या है, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन हल्की है तो उसको, और कंबस्टिबल है, आप बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जब हाइड्रोजन का कंबशन करते हैं, मतलब उसको आग लगाते हैं उसमें, तो वो इतनी हल्की है, वो जो एनर्जी अगर हम दें तो ये जो गुब्बारे हैं ये बहुत ऊंचाई तक जाते हैं। तो हाइड्रोजन बैलून्स हैं ये, ठीक है। इसी तरह हाइड्रोजन का आने वाले टाइम में जो सबसे ज़्यादा अगर फ्यूल जिसका यूज होगा वो होगा हाइड्रोजन फ्यूल। तो ये हाइड्रोजन फ्यूल कार है, हाइड्रोजन फ्यूल कार। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का आपने सिलेंडर रखा है और इलेक्ट्रिक कार की तरह है ये बेसिकली, बस यहाँ पे क्या है, मतलब कोई इसमें मूविंग पार्ट नहीं होता है बेसिकली। मोस्ट ऑफ दिस हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल्स हैं वो फ्यूल सेल्स में यूज होता है उसका, और फ्यूल सेल्स में बहुत ज़्यादा मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं जैसे आपके आईसी इंजन में होते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन में होते हैं। तो एक क्लीन फ्यूल माना जाता है क्यों, एनवायरनमेंट के हिसाब से बहुत हेल्दी होता है। उसी तरीके से अगर ये देखें घर पे आप बर्थडे पे बनाते हैं तो हीलियम के गुब्बारे होते हैं, है ना। तो हीलियम भी क्या है, हीलियम भी आपकी नॉन मेटल है। यहाँ पे अगर आप इस पिक्चर में देखें तो ये कोयला है और डायमंड है, तो दोनों क्या हैं, ये कार्बन के ही एलोट्रॉप्स हैं, कार्बन की ही फॉर्म्स हैं। उसी तरीके से अगर ये देखेंगे तो इनको बोलते हैं हम, ये हैं कार्बन नैनोट्यूब्स, CNTs बोलते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल दिखाया है मैंने, ये है मल्टी वॉल कार्बन नैनोट्यूब। तो ये कार्बन का ही एक फॉर्म है जो कि बहुत ही नैनो टेक्नोलॉजी, आपने नाम सुना हो तो नैनो टेक्नोलॉजी में इसकी बहुत महत्ता है ना। तो कार्बन की जो नैनोट्यूब्स हैं उनकी नैनो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है, ऑल्दो नैनोट्यूब्स और मेटल्स के भी होते हैं। अच्छा, तो ये जो है आप इस तरह का धुआं सा आपने देखा होगा, तो ये दूसरी नॉन मेटल है, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन क्या है, गैस है। और नाइट्रोजन गैस क्योंकि इस तरह का ये कलर इसलिए दिख रहा है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन गैस है वो लिक्विड फॉर्म में है ना। तो लिक्विड से गैस बनाने में जो इसका नाइट्रोजन का मैं कहूँ कि बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत लो होता है। तो नाइट्रोजन का -75, या अगर उसको केल्विन में बोलें तो चलो केल्विन, क्योंकि आपको यूनिट का इसका पता नहीं है अभी, तो मैं ये कहूँगा कि बहुत कोल्ड होता है ये। तो नाइट्रोजन कूलिंग के लिए, लिक्विड नाइट्रोजन है उसको हम कूलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये अलग अलग हैं, मैंने बताया हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, है ना, और ये फिर नाइट्रोजन। उसी तरीके से अगर आप ये तस्वीर देखो, ये जींद की हर्बल पार्क की तस्वीर है, तो यहाँ आपको कौन सा नॉन मेटल सबसे ज़्यादा मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको ऑक्सीजन, O2। ये पेड़ पौधे हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो सबसे ज़्यादा नॉन मेटल यहाँ अबंडेंस है। ऑक्सीजन इज इन अबंडेंस इन एयर, तो एयर में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है और आपका ऑक्सीजन होता है। किस प्रोपोर्शन में, ये 78% होता है, ये 21% होता है। तो ये नॉन मेटल गैसियस फॉर्म में है। इसी तरह से ये जो आपका है, ये जो क्रिस्टल है, ये आपका क्रिस्टल है फ्लोराइड क्रिस्टल है, फ्लोरीन का जो है फ्लोराइड का क्रिस्टल है। और अगर आप देखें इसमें यहाँ पे फॉस्फोरस है, ये फॉस्फोरस ज़मीन में जो न्यूट्रिएंट है पेड़ पौधों को जो चाहिए, वो फॉस्फोरस एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है उनकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। आपने सुना होगा DAP का खाद होता है ना, तो ये P है, ये फॉस्फोरस है यहाँ पे। तो पौधों के न्यूट्रिशन के लिए इस नॉन मेटल का बहुत योगदान है। फिर ये जो पाउडर है
ये अगर आप देखेंगे ये मोस्टली ये पाउडर है आपका सल्फर का पाउडर, सल्फर पाउडर। सल्फर भी एक नॉन मेटल है। इसी तरह सेलेनियम है, सेलेनियम की रोक है ये। फिर ये इस तरह के लैंप आपने देखे होंगे, ठीक है। ये जो लैंप हैं अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो ये नियॉन लैंप्स हैं, नियॉन लैंप्स। तो और ये भी आपका जिनोन लैंप्स हैं। आपकी जिनोन खैर नियॉन और नियॉन गैस के ही दोनों ये हैं। अच्छा, ये चमकने वाली गैस भी ये भी एक नियॉन गैस का क्यों इस्तेमाल होता है लाइट में, नियॉन लैंप्स का क्यों इस्तेमाल होता है? क्योंकि पहली बात तो ये नॉन रिएक्टिव होती है गैस, और दूसरी बात ये है जो ये गैसेज हैं अगर आप इस प्रिडिक्टेबल आपको अच्छे से याद हो, यहाँ पे देखिए लास्ट में ये जो गैसेज हैं हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जिनोन है, रेडोन है, इनको नोबल गैसेज बोलते हैं, ठीक है। नोबल गैसेज क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव गैसेज होती हैं, ये इवन खुद के साथ भी रिएक्शन नहीं करती हैं बेसिकली। तो इस वजह से उनका और उनकी ल्यूमिनोसिटी है, मतलब जो चमक है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से आर्गन और नियॉन को आप लाइटनिंग पर्पज़ में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आर्गन और ये नियॉन आपके लाइटनिंग पर्पज़ में यूज होते हैं। फिर यहाँ पे देखिए जो हम बता रहे थे कि एकमात्र जो नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में है वो ब्रोमीन। तो ये ब्रोमीन वाटर है ना, तो इसका इस तरह कलर होता है। और क्लोरीन भी बेसिकली लिक्विड फॉर्म में, मतलब लिक्विड बनाया जा सकता है उसको। आपके क्लोरीन का तो सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो आपका NaCl में होता है। जो नमक है आप घर में यूज करते हैं तो Na+ सोडियम और क्लोरीन जो नॉन मेटल है उनका साल्ट होता है वो NaCl, है ना। और ये आयोडीन है, आयोडीन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि जो मेटल्स हैं वो लस्ट्रस होती हैं, तो क्या नॉन मेटल्स लस्ट्रस नहीं होती, मतलब उनमें चमक नहीं होती? हाँ, नॉन मेटल्स में जनरली चमक नहीं होती है, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन है जहाँ नॉन मेटल्स में चमक है, वो है आयोडीन, ठीक है। तो आयोडीन युक्त नमक खाते हैं आप, क्योंकि आयोडीन एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है और बहुत एसेंशियल है। उसी तरह ये आप देखेंगे तो जिनोन गैस है, जिनोन गैस का लैंप है, तो लाइटनिंग के लिए इसका भी यूज़ किया जाता है। न्यूट्रल गैस है ये भी, नोबल गैस बोलते हैं इसको। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की हमने बात की अभी, मेटल और नॉन मेटल को डिस्टिंग्विश करना चाहा। अगर मैं उनको समराइज़ करूं तो सबसे पहले अपीयरेंस उनकी, मेटल्स हैं शाइनी होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, है ना। उनका सरफेस है एकदम चिकना होता है, स्मूथ सरफेस होता है, बट नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता है, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के। हार्डनेस है, मोस्टली जो मेटल्स हैं वो हार्ड होते हैं, बट उनकी हार्डनेस वेरी करती है कि अलग अलग जो मेटल्स हैं उनकी हार्डनेस की वैल्यू अलग अलग रहती है, ठीक है। मेलेबिलिटी हम सीट में कन्वर्ट करते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू सीट्स, तो वो मेलेबल होते हैं, बट एक्सेप्शंस वहाँ भी हैं। डक्टिलिटी में भी तो मेटल्स को वायर में कन्वर्ट करना है, डक्टिलिटी है, एक्सेप्शंस वहाँ भी हैं। थर्मल कंडक्टिविटी, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, तो थर्मल कंडक्टिविटी उनकी अच्छी होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी मेटल्स की अच्छी होती है विद सम एक्सेप्शंस हैं। और सोनोरिटी जो उनकी आवाज़ करने की क्षमता है, अगर आप उसको हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे तो दे विल प्रोड्यूस साउंड, तो सोनरस होते हैं मोस्ट ऑफ द मेटल्स। एक्सेप्शंस अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहले भी हम डिस्कस कर सकें, सिर्फ अगर हम उसको रिकैप करें थोड़ा सा, तो जो ओनली लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर इज मरकरी, Hg से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह हमने बोला कि मेटल्स है मोस्टली उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन दो मेटल्स ऐसे हैं गैलियम और सीजियम जिनके मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं। अगर आप उनको हथेली पे भी रख लेंगे वो भी उसके चूल्हे के जैसा काम करेगा वो, ठीक है। तो हथेली पे रखते ही पिघल जाएंगे, गैलियम भी और सीजियम भी, है ना। तो आयोडीन है वो नॉन मेटल है बट लस्ट्रस है, जो कि मेटल्स की प्रॉपर्टी है, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी है। कार्बन है, हम एलोट्रोप्स की बात कर चुके हैं उसमें। डायमंड है, सबसे हार्ड है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है बहुत हाई। उसी तरह इंसुलेटर होता है, इंसुलेट नहीं कंडक्ट करता इलेक्ट्रिसिटी को, वेरेज कार्बन का दूसरा एलोट्रोप, दूसरी फॉर्म है उसकी, वो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। एल्कलीज हैं जो लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, मैग्नीशियम भी है, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत लो डेंसिटी होती है उनकी और मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है, जो कि जनरली मेटल्स में नहीं होता। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट और हार्ड होते हैं, तो एक्सेप्शंस यहाँ भी है। तो कंक्लूजन क्या आता है? कंक्लूजन ये आता है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्लासीफाई करने के लिए, उनको सेपरेटली देखने के लिए, कोई मेटल है या नॉन मेटल है, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर नॉट गुड क्राइटेरिया, है ना।
तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अच्छा क्राइटेरिया नहीं है उनको सेपरेट करना। तो कैसे क्लासीफाई करेंगे उनको, तो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज वो उनको क्लासीफाई करते हैं एकदम डिस्टिंक्ट मैनर में। तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज से बता सकते हैं, तो बोलते हैं ना फिजिकल प्रॉपर्टी मोस्टली लुक्स के ऊपर है, तो लुक्स कैन बी डिसेप्टिव्स, है ना। तो लुक्स पे आप मेटल और नॉन मेटल में धोखा खा सकते हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज हैं दे डिस्टिंक्टली क्लासीफाई देम, है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जो हमने किया उसके आधार पे देखते हैं। आप एक क्विज है आपके लिए, कुछ क्वेश्चंस हैं। नेम द मोस्ट डक्टाइल मेटल। मैं हालांकि लेक्चर के दौरान इसका नाम ले चुका हूँ। तो 1 ग्राम है, उसको हम 2 किलोमीटर वायर तक हम उसको ड्रा कर सकते हैं। लेक्चर अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप इसका जवाब जानते हैं, ठीक है। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन, नेम द मोस्ट मेलिएबल मेटल अराउंड यू। तो आसपास देखिए आप कौन सी सबसे ज़्यादा मेलिएबल, मतलब जिसको आप शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, वो कौन सी मेटल है। उसके बाद नेम द बेस्ट हीट कंडक्टिंग मेटल अराउंड यू। तो आप देख सकते हैं, अच्छा मेटल्स नहीं आना चाहिए, सिर्फ मेटल आना चाहिए। जब बेस्ट लिख दिया तो वो सिंगल ही होगा। उसके बाद नेम पुअर हीट कंडक्टिंग मेटल्स हैं। तो सभी मेटल्स हैं वो हीट की अच्छी कंडक्टर, तो डिग्री वेरी करती है एक्चुअली, दे आर कंडक्टर्स ऑफ हीट बट टू डिफरेंट डिग्रीज, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चंस के जवाब अगर आपने ये लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो आप अच्छे से दे सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक प्री कैप, जैसे रिकैप होता है, इसको रिकैप करेंगे बाद में। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ और कोशिश कीजिएगा कि इसका जवाब हमें कमेंट्स में दें, आप नीचे कमेंट बॉक्स में दें। और अगर आपको ए और बी ये 2 पाउडर हैं, है ना, ये ए पाउडर है, ये बी पाउडर है, इन दोनों को मैं आपको दे दूं, 2 पाउडर हैं, एक येलो कलर का है और ए येलो कलर का है और बी है जो रेडिश कलर का है, और मैं बोलूं कि आप ये मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा पाउडर है वो मेटल का है और कौन सा पाउडर नॉन मेटल का है। मेटल नॉन मेटल को क्लासिफाई करना है, डिस्टिंग्विश करना है। और मैं आपको सिर्फ एक पानी का ग्लास देता हूँ या बिकर देता हूँ और एक लिटमस पेपर देता हूँ। लिटमस रेड और ब्लू लिटमस पेपर, अगर आप यू मे हैव हर्ड अबाउट ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। तो सिर्फ 2 चीज़ें हैं आपके पास, एक पानी का बिकर है और आपके पास एक लिटमस पेपर है। इन 2 को यूज करके आप मुझे बताइए कि ए और बी में से कौन सा मेटल का पाउडर है और कौन सा नॉन मेटल का पाउडर है। तो ये आपके लिए प्री कैप है। तो देखते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आप ध्यान से पढ़ेंगे, हालांकि एनसीईआरटी बुक में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, पढ़ने से पहले अगर आप ऐसा सोच सकते हैं तो क्या चीज़ है, तो कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे इन 2 पाउडर्स को डिस्टिंग्विश करती है। सो लेट अस सी। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।